सो अब ये एक जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन है या रिनोवेशन मिशन, इसका फुल फॉर्म चेक कर लेना एक बार। तो ये 2005 में बनाया गया था और 7 साल के लिए ही लॉन्च हुआ था। इट हैड 2 कंपोनेंट्स, एक तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और एक था बेसिक सर्विसेज टू द अर्बन पुअर देने के लिए था। ठीक है, तो 2 सब स्कीम्स थी इसमें। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन 2005, a sub scheme on basic services to the urban poor and improving the urban infrastructure development। ठीक है, उसी की तर्ज पे आज की डेट में स्मार्ट सिटी मिशन जो चल रहा है, सो उसमें जो स्मार्ट सिटी मिशन में जो वाटर एंड सीवेज डेवलपमेंट का काम हो रहा है, दैट इज़ टू बी फाइनेंस्ड थ्रू द प्रॉपर्टी टैक्स। जो पैसा प्रॉपर्टी टैक्स से आता है उसी से वाटर एंड सीवेज डेवलपमेंट का काम करते हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन में। फिर एक ये रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी बनाई गई थी 1963 में। काफ़ी पुरानी कमेटी है, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी 1963। नेशनल कमीशन फॉर ऑन अर्बनाइजेशन भी बनाया गया था। तो जब भी कोई सवाल आए जैसे अर्बनाइजेशन वगैरह पे, तो ये सब लिख सकते हैं, फॉर्डर मटेरियल है आंसर्स में लिखने के लिए। तो नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन 1985 में बनाया गया था। उसी तरह से रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी बनाई गई 1963 में। ये भी लिख सकते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन का वाटर एंड सीवेज डेवलपमेंट वाला काम इज़ टू बी फाइनेंस्ड थ्रू द प्रॉपर्टी टैक्स। फिर ये एक पुरानी स्कीम है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन 2005 में लॉन्च किया गया था 7 साल के लिए। उसमें 2 सब कंपोनेंट्स थे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड केटरिंग टू द सर्विसेज ऑफ अर्बन पुअर। ठीक है, देन द प्राइमरी अर्बनाइजेशन इज ड्रिवन बाय द ग्रेट ट्रेडिशन, while the secondary urbanization is driven by the little tradition or heterogeneous developments। अभी ये क्या होता है, ये सब तो सोशोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, तो ये नहीं पढ़ना है। बस इतना याद रखो कि अर्बनाइजेशन कई फेजेस में होता है। तो उसमें जो प्राइमरी वाला फेज़ होता है, प्राइमरी अर्बनाइजेशन, दैट इज़ ड्रिवन बाय द ग्रेट ट्रेडिशन, while the secondary urbanization that is driven by the little tradition और heterogeneous developments भी बोलते हैं उसको। जो सेकेंडरी अर्बनाइजेशन होता है उसको हेट्रोजीनियस डेवलपमेंट्स बोलते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये 11 जुलाई को होता है और इसका 2023 वाला थीम था अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एज 11th जुलाई वाज चोजन इन 1987 में। ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाएंगे। क्यों? बिकॉज 11th of July 1987 marked the population of the world to hit 5 billion। तो 5 बिलियन पॉपुलेशन हो गई थी 1987 में ही पूरे विश्व की। Then amongst the Southeast Asian countries, the nation with the highest population growth rate, अभी सबसे तेज़ी से पॉपुलेशन कौन से देश में बढ़ रही है amongst the Southeast Asian countries, so that is Philippines। ग्लोबली देखा जाए तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इस समय अफ्रीका में बढ़ रही है, उसके बाद ओशियानिया रीजन में बढ़ रही है। तो जहाँ यूजुअली पॉपुलेशन बढ़ती है पर कैपिटा इनकम घट जाती है, एंड वैसे देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, मतलब फॉर द लार्ज कॉर्पोरेट एंड बिजनेस हाउसेस, तो वहाँ पे जाके वो मार्केट टैप कर सकते हैं। तो इस समय सबसे तेज़ी से पॉपुलेशन साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस में बढ़ रही है। वैसे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो अफ्रीका में बढ़ रही है सबसे तेज़, फॉलोड बाय ओशियानिया रीजन। दैन इंडोनेशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस इस्लामिक कंट्री। ठीक है, वाइल अफ्रीकाज मोस्ट पॉपुलस कंट्री इज़ नाइजीरिया। तो नाइजीरिया सबसे पॉपुलस है अफ्रीका में। टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री की अगर हम बात करें तो चाइना, इंडिया, यूएस तो टॉप 3 हैं। इसके बाद याद करना चाहिए आपको इंडोनेशिया आएगा, उसके बाद पाकिस्तान आएगा। तो अगर इस्लामिक कंट्रीज़ में मोस्ट पॉपुलस कंट्री की बात करें तो पहले इंडोनेशिया आएगा, उसके बाद जाके पाकिस्तान आएगा, और फिर छठे नंबर पे कहीं जाके ब्राज़ील आएगा, फिर नाइजीरिया आएगा, और फिर बांग्लादेश आएगा। और रशिया, मेक्सिको तो बहुत पीछे हैं। रशिया तो 9वें प्लेस पे है और मेक्सिको 10th प्लेस पे है। तो ये टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ में बिल्कुल लास्ट में 9वें और 10वें पायदान पे आता है। रशिया 9वें पे और मेक्सिको 10th प्लेस पे। इंडिया इन पर्टिकुलर अकाउंट्स फॉर द वर्ल्ड्स 17.5% पॉपुलेशन हमारी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हिस्सा है। तो एक बार इसको फिर से बता देना, जैसे चाइना, इंडिया, यूएस, ये तो ऑब्वियस है। इसके बाद पहले इंडोनेशिया आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा, उसके बाद फिर आई थिंक ब्राज़ील पहले आएगा, देन नाइजीरिया आएगा। तो पहले ब्राज़ील आएगा, फिर नाइजीरिया आएगा, उसके बाद बांग्लादेश, फिर रशिया, फिर मेक्सिको। Then India in particular accounts for world's 17.5% population. About 60% of the global population lives in Asia,
मतलब 60% पूरे विश्व की 60% पॉपुलेशन तो एशिया में रहती है। एज़ पर UN DESA's रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, ये उनका एक रिपोर्ट है UN DESA का, UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। द ग्लोबल पॉपुलेशन इज सेट टू हिट 9.7 बिलियन बाय 2050 with 70% urban population. 50% of the world's population is restricted between 20 degree north and 40 degree north. मतलब इसी बेल्ट में, इसी पट्टी में आपको 50, विश्व की आधी जनसंख्या आपको 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में मिल जाती है। और UN DESA की जो रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, उसमें ऐसा लिखा गया था कि 2050 तक 9.7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी वर्ल्ड की 2050 तक। इसके बाद फिर न्यू पॉपुलेशन बॉम्ब, ये क्या होता है? मेरे ख्याल से रैपिडली ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन को हम न्यू पॉपुलेशन बॉम्ब भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो 9.7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी 2050 तक, उसमें से तो 70% तो अर्बन पॉपुलेशन ही होगी। इसके अलावा 2 सोशोलॉजिस्ट्स थे जिन्होंने कुछ नाम वगैरह दिए थे पिछले लेक्चर में, जैसे फिलिप M हॉसर नामक एक व्यक्ति थे जो अर्बनाइजेशन को पॉपुलेशन इम्प्लोजन के नाम से कॉल करते थे। और पॉपुलेशन डिस्पोजल की बात करें तो दैट इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड टू डिनोट द एथनिक मिक्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। सो दैट इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिनोट एथनिक मिक्स, ठीक है। इसके बाद न्यू पॉपुलेशन बॉम्ब की बात करें तो रैपिडली ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे अफ्रीका और ओशियानिया में मैंने बताया कि इस समय सबसे तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चल रही है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो बहुत तेज़ी से चल रहा है उसको न्यू पॉपुलेशन बॉम्ब नाम से डिनोट किया गया था। द 7th बिलियन बेबी born according to India was Nargis, born on 31st of October 2011। 2011 में 7th बिलियन बेबी जिसका नाम नरगिस था वो इंडिया में बॉर्न हुआ था। अब ये तो इंडिया क्लेम करता है, बाकी अपने अपने देश में कोई और बॉर्न हुआ होगा उसी मोमेंट पे। देन USA फॉलोड बाय UAE हैज़ द लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन ओवरसीज। तो USA है टॉप पे, उसके बाद UAE आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन ओवरसीज़ लोग रहते हैं। देन लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला देश कनाडा है, उसके बाद रशिया है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे नौकरी आसान से मिलेगी। कनाडा में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, फॉलोड बाय रशिया। फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज़, मतलब साउथ ईस्ट एशिया की बात नहीं हो रही है, साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात हो रही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो यहाँ मालदीव्स है, टॉप पे मालदीव्स है, उसके बाद बांग्लादेश है। देन साउथ कोरिया इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड देन जापान। मतलब अगर केवल 2 देश में कंपैरिजन करें विच इज़ मोर डेंसली पॉपुलेटेड, साउथ कोरिया या फिर जापान, तो आपको साउथ कोरिया ज़्यादा आगे निकल जाएगा in terms of population density. The most densely populated country in South America is Ecuador. Ecuador is the most densely populated country in the entire South America. Ecuador, ठीक है। Then amongst India's neighbor, Pakistan has the lowest literacy. अगर लिटरेसी की बात करें तो इंडिया नेबर्स के लिटरेसी की बात करें तो चाइना, श्रीलंका इंडिया से ऊपर हैं और यही इम्पोर्टेंट भी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश तो इंडिया से नीचे हैं, ठीक है। तो चाइना एज वेल एज श्रीलंका आर अबव इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंडियाज़ नेबर्स लिटरेसीज, एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर बिलो इंडिया। द सेकेंड स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन कर्व हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेलरेशन। अब ये भी रटने वाली बात है, जो प्राइमरी जो फेज़ होता है अर्बनाइजेशन का मैंने ऊपर बताया, दैट इज़ ड्रिवन बाय ग्रेट ट्रेडिशन, whereas the secondary phase of urbanization is driven by the little tradition which is also called as heterogeneous developments। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि the second stage of urbanization is the most accelerated phase या stage of acceleration urbanization कह सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ देखना पड़ेगा, गूगल कर लेना कि there are how many stages in the urbanization curve, ठीक है। तो ठीक है। देन इन टर्म्स ऑफ जेंडर रेशियो की बात करें तो बांग्लादेश और चाइना का जेंडर रेशियो, इनफैक्ट पाकिस्तान का भी जेंडर रेशियो इंडिया से अच्छा है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग अपने नेबर्स की बात करें, वो भी मेजर नेबर्स की बात करें, तो बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान हैव बेटर जेंडर रेशियोज, ठीक है, देन आवर ओन कंट्री। देन एज पर वर्ल्ड बैंक 2018 55.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज। द मोस्ट अर्बनाइज्ड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ये द मोस्ट अर्बनाइज्ड कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। वेराज वर्ल्ड बैंक 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड्स
पॉपुलेशन का कितना हिस्सा अर्बन है, दैट इज़ 55.5%। और एक रिपोर्ट आई थी यूएनडीसा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट, उसमें ये लिखा था कि 2050 तक 9.7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी वर्ल्ड की, जिसमें से 70% तो अर्बन पॉपुलेशन होगी। ऑल्सो दैट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50% लिव्स बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ, इस लैटिट्यूड्स के बीच में रहता है, ठीक है। देन ऑस्ट्रेलिया इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड कॉन्टिनेंट एंड वर्ल्ड बैंक 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से 55.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज़, ठीक है। देन यही आंकड़ा 70% हो जाएगा 2050 में। नाउ द मोस्ट अर्बनाइज्ड कॉन्टिनेंट इज़ ऑस्ट्रेलिया विद 86% आई थिंक अर्बनाइजेशन लेवल है ये। 82% है नॉर्थ अमेरिका में, 81% लैटिन अमेरिका में इंक्लूडिंग कैरिबियन, 75% यूरोपियन यूनियन एंड 51.1% एशिया पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज़। तो एशिया अभी फ़िलहाल देखा जाए तो एशिया कमांड्स 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड जितनी भी एशिया की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 51.1% अर्बन पॉपुलेशन है। और द मोस्ट अर्बनाइज्ड कॉन्टिनेंट इज़ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे अर्बनाइजेशन लेवल क्या है 86% है। नॉर्थ अमेरिका का 82% है और यूरोपियन यूनियन का 75% है, ठीक है। तो बट लैटिन अमेरिका इंक्लूडिंग कैरिबियन, वहाँ का अर्बनाइजेशन लेवल इज़ मच अबव द अर्बनाइजेशन लेवल ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो अगर तुम लैटिन अमेरिका को कंपेयर करोगे यूरोपियन यूनियन के अर्बनाइजेशन लेवल से, तो लैटिन अमेरिका का अर्बनाइजेशन विल कम आउट टू बी हायर, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग अर्बनाइजेशन लेवल, तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का, फिर नॉर्थ अमेरिका का, उसके बाद लैटिन अमेरिका का, उसके बाद आएगा यूरोपियन यूनियन, उसके बाद एशिया। यूएन हैबिटेट रिपोर्ट एक आती है, यूएन हैबिटेट रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड्स सिटीज़ does not include optimum population as a criterion to determine the prosperity of cities. So the optimum population was introduced by Henry Sidgwick. Optimum population का concept कौन लेके आया था? Henry Sidgwick. 2008 was the year which marked half the world population becoming urban. तो ये 2008 में हो गया था ऐसा, जिसमें कि half of the world's population became urban. अभी currently तो 55% है, अभी currently urbanization level 55% है, ठीक है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी सिजविक, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, ऑप्टिमम पॉपुलेशन एज अ क्राइटेरियन टू डिटरमिन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सिटीज़ इज़ नॉट फैक्टर्ड इन बाय द यूएन हैबिटेट रिपोर्ट। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन एज अ क्राइटेरियन इज़ नॉट फैक्टर्ड इन टू डिटरमिन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सिटीज़ बाय द यूएन हैबिटेट रिपोर्ट। देन इन ऑब्सोल्यूट टर्म्स China has the maximum urban population in the world. China has the maximum urban population in the world in terms of संख्या। 100% urbanized countries are shown in the below table. ये अगले ये हम बता देंगे। इंडिया में हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इट हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ women in the workforce in India in 21 से लेकर 23 के बीच, with females constituting 49% of the labor force participation in the 15 to 59 age group. दिस इज़ सिग्निफिकेंटली हायर दैन द नेशनल एवरेज ऑफ 32%। तो ये नेशनल एवरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? 15 से लेके 59 एज ग्रुप में महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत है वर्क फोर्स में? सो नेशनल एवरेज 32% है, वेयर एज हिमाचल प्रदेश का थोड़ा आउटलाइंग है, ये आउट परफॉर्म कर दिया है, इसका लगभग 49% है। सो 49% ऑफ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हिमाचल में है वेमेन का, राइट। सो हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वेमेन इन द वर्क फोर्स इन इंडिया, with females constituting 49% of the labor force participation in the 15 to 59 age group, and this is significantly higher than the national average of 32%. अब ये हम लास्ट में बात कर रहे थे कि कौन सा देश कितना कितना नहीं मतलब ऑलमोस्ट 100% अर्बन पॉपुलेशन कौन कौन से देश में है। देखो संख्या में ऑब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो चाइना हैज़ द मोस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन 100% अर्बनाइजेशन किसने अचीव किया है? तो ये सारे ऊपर के 5-6 देश देख लो, ये कुवैत, मोनाको, नाउरू, सिंगापुर, वेटिकन सिटी, एंगुइला इज़ अ पार्ट ऑफ कैरिबियन बट पॉलिटिकली अंडर यूके's कंट्रोल, बर्म्यूडा, केमन आइलैंड्स, जिब्राल्टर, हांगकांग, मकाऊ एंड सेंट मार्टिन। ये सेंट मार्टिन हमारे बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, नीदरलैंड का पॉलिटिकल कंट्रोल है यहाँ पे,
नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा है शायद। ठीक है, फिर कतर और बेल्जियम का भी काफ़ी ऊपर है। अच्छा, कुवैत और ऊपर हमने देखा था मिडल ईस्ट में, कुवैत और एक और कंट्री था, उन दोनों में कंपैरिजन किया था किसका ज़्यादा अर्बनाइजेशन लेवल है। तो कहाँ गया, अभी तो नहीं दिख रहा है। एनीवेज, तो मोटा मोटा याद करके चलो। सबसे टॉप पे कुवैत, मोनाको, नाउरू, सिंगापुर, वेटिकन सिटी, एंगुइला, बर्म्यूडा। ये 6 नाम तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। और फिर केमन आइलैंड भी कर लो। तो कुवैत, मोनाको, नाउरू, सिंगापुर, वेटिकन सिटी, एंगुइला, बर्म्यूडा, केमन आइलैंड, जिब्राल्टर, हांगकांग, फिर मकाओ। ये सब देश हैं जहाँ पे 100% अर्बनाइजेशन अचीव हो चुका है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, कुवैत, मोनाको, नाउरू, सिंगापुर, वेटिकन सिटी, एंगुइला, बर्म्यूडा, केमन आइलैंड, जिब्राल्टर, वेटिकन सिटी, ठीक है, सिंगापुर, ये सब 100% अर्बनाइजेशन अचीव हो गया है। इसके बाद आइसलैंड की बात करें तो अभी हमने इंडिया की बात की थी तो हिमाचल प्रदेश था, लेकिन अब वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो आइसलैंड टॉप्स इन द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अदरवाइज चाइना इज़ ग्रेटर दैन यूएसए, इज़ ग्रेटर दैन रशिया, इज़ ग्रेटर दैन साउथ कोरिया। ठीक है, तो आइसलैंड, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो आइसलैंड टॉप करता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। बट अगर इन 4 देशों की बात करें या टॉप 3 जो हमारे आज के देश हैं उसमें सिर्फ उनकी बात करें तो चाइना इज़ एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ फीमेल लेबर फोर्स, इवन बेटर दैन यूएसए एंड इवन बेटर दैन रशिया। तो चाइना का सबसे ज़्यादा है, फिर यूएस, फिर रशिया in terms of female labor force participation. According to IUCN, 1.8 million species have been named, but the estimated number of species may be 5 to 10 million, of which 100 species go extinct every day. As per IRWIN, there are around 50 million species, of which around 30,000 go extinct every year. तो IRWIN वाला देखते हैं या IUCN वाला देखते हैं। तो IUCN के हिसाब से 100 species go extinct every day and approximately 1.8 million species have been named so far, but estimated number of species may be 5 to 10 millions. The estimated number of species may be 5 to 10 millions, of which 100 species go extinct every day. Then Nepal is the poorest country in the South Asia as per the World Development Report. Also the most aged country in South Asia is Sri Lanka, the most aged country in South Asia. India was the first country to adopt officially a national family planning program in 1952. So the first country in the entire world to adopt officially a national family planning program in 1952. So that was India. Currently about 27.5% of India's population lives below the poverty line, which is a lot. 27% के आसपास हमारा below the poverty line अभी भी है. Then highest MMR in the world, maternity mortality ratio, तो ये साउथ सूडान में है. और एशिया की बात करें तो अफ़गानिस्तान में सबसे ख़राब, सबसे लोअर रैंकिंग में है अफ़गानिस्तान इन टर्म्स ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी. एंड वर्ल्ड लेवल पे देखें तो साउथ सूडान. देन मोस्ट एजिंग कंट्री ये मोनाको है, फॉलोड बाय जापान. ऑल्सो दैट जापान हैज़ द हाइस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. तो जन्म के समय सबसे ज़्यादा हेल्दी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला कंट्री कौन है, तो दैट इज़ जापान. और सबसे ज़्यादा एजिंग कंट्री कौन है, तो मोनाको फॉलोड बाय जापान. ठीक है, और मैटरनल मोर्टालिटी वाली सिचुएशन सबसे ज़्यादा ख़राब एशिया में कहाँ है, अफ़गानिस्तान में, और वर्ल्ड लेवल में साउथ सूडान में. देन द मोस्ट एजिंग कंट्री इन साउथ एशिया, सो दैट इज़ श्रीलंका, एंड नेपाल इज़ द पूरेस्ट कंट्री इन द साउथ एशिया. देन फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट ऑफिशियली अ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952, दैट वाज इंडिया. देन कंट्री विद द हाईएस्ट बर्थ रेट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट बर्थ रेट, अब देखो ये नाइजर है. बर्थ रेट अफ्रीका में वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन कौन से देश में बढ़ रही है, अफ्रीका में, सो दैट इज़ नाइजीरिया. बट इसको एक बार कंफर्म कर लेना, इज़ इट नाइजर और नाइजीरिया. और एशिया में देखा जाए तो हाईएस्ट बर्थ रेट तुम्हारा अफ़गानिस्तान में है. कंट्री विद द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, तो ये साउथ कोरिया. साउथ कोरिया में बहुत कम फर्टिलिटी रेट है, फॉलोड बाय स्पेन एंड इटली. तो साउथ कोरिया, स्पेन एंड इटली, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट या बर्थ रेट बहुत कम है. तो ऑफ कोर्स ये लोग एजिंग की प्रॉब्लम से जूझेंगे कुछ समय बाद. बाय परसेंटेज यूएई हैज़ द हाईएस्ट माइग्रेंट पॉपुलेशन, बाय ऑब्सोल्यूट नंबर्स यूएसए. तो ऑब्सोल्यूट नंबर्स के साथ से देखें तो यूएस में ज़्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन है, लेकिन प्रतिशत वाइज देखें तो यूएई में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन है. एसडीजी इंडिया रैंक जो नीति आयोग निकालता है, नहीं,
SDG जो ग्लोबल वाला है उसमें इंडिया का रैंक 112 है 166 देशों में, वेरस SDG इंडिया बाय नीति में केरला हिमाचल तमिलनाडु आंध्रा गोवा, केरला हिमाचल तमिलनाडु आंध्रा गोवा कर्नाटका, वाइल यूपी कम्स इन द परफॉर्मर स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो है रैंकिंग ज़रूरी है, इसको याद कर लेना। इंडिया का तो SDG में 112वां प्लेस है 166 में, बट SDG इंडिया बाय नीति आयोग में केरला हिमाचल तमिलनाडु, मेरे ख्याल से हिमाचल एंड तमिलनाडु आर एट द टाइम पोजीशन, दोनों को इक्वल मार्क्स मिले हैं, इसीलिए इन दोनों को ही रखा गया है एक ग्रुप में। सो केरला हिमाचल तमिलनाडु, उसके बाद क्या आएगा आंध्रा गोवा कर्नाटका, और इनको भी शायद एक ग्रुप में रखा गया है, इसीलिए मैंने डैश लगा के लिखा है। तो केरला हिमाचल तमिलनाडु आंध्रा गोवा कर्नाटका, ये नीति आयोग के SDG इंडिया की रैंकिंग है।